बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं एक पुराने टॉपिक को फिर से डिस्कस करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है एसी की ड्राइंग को इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सर्व के लिए कैसे तैयार करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बना चुका था, मगर कुछ दोस्तों से मशवरा करने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि इस वीडियो को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपने रेफरेंस के फ़ोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर तीसरे नंबर पर चूँकि एसी का फ़ोल्डर है इसलिए मैं एसी की बात कर रहा हूँ। हम एसी के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। इसे हमने कॉपी किया एसी की ड्राइंग को। इसके बाद अपने एक्सर्व के फ़ोल्डर में गए और यहाँ पर एक नया सर्विस का एक्सर्व फ़ोल्डर तैयार किया जो कि है एसी की एसी एक्सर्व, और यहाँ पर जाके इसे पेस्ट किया। अब इसको एक नाम देते हैं 001 प्रोजेक्ट 100 एसी ग्राउंड फ्लोर एक्सर्व। अब हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। फ़ाइल ओपन हो रही है। सबसे पहले आपको HVAC के सिस्टम के बारे में ब्रीफली बता दूं। HVAC की फुल फॉर्म होती है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इंशाल्लाह हम इसको बनाने का तरीक़ाकार भी सीखेंगे मुस्तक़बिल में। फ़िलहाल मैं ब्रीफली इसके बारे में बता दूं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी बिल्डिंग के अंदर ठंडी हवा गर्म हवा दोनों मुहैया करता है AC मशीन्स के ज़रिए से, और इसके अलावा फ्रेश एयर फ़ैन और एग्जॉस्ट एयर फ़ैन की मदद से यह हवा को बिल्डिंग से बाहर भी निकालता है। फ्रेश एयर फ़ैन की मदद से ताज़ा हवा बिल्डिंग के अंदर लेकर आई जाती है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब अगले नंबर पर हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस सिस्टम को किस तरह कोऑर्डिनेट करना है। तो देखें, इसमें दो तीन मेन पॉइंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल में हमारी एक मेन फील्ड होती है लाइटिंग की और दूसरी होती है पावर की। लाइटिंग की फील्ड के अंदर हमने लाइट्स लगानी होती हैं, और ये लाइट्स या तो हमारी सीलिंग्स पे लगती हैं या फिर हमारी दीवार पे लगती है। और एसी की डिफ्यूज़र्स और एसी के ग्रिल्स भी हमारी सीलिंग में लगते हैं और हमारी दीवार पे लगते हैं। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी ग्रिल्स और एसी के जो डिफ्यूज़र्स हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकल की लाइट के साथ ओवरलैप ना कर जाएं। तो इसलिए हम यहाँ से उनकी लोकेशन को भी कॉपी करते हैं। इसके अलावा एसी को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ऑलमोस्ट उसी हाइट पर लगता है जिस हाइट के ऊपर हमारे स्विचेस लगते हैं लाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें ये ख्याल भी रखना पड़ता है कि हमारे थर्मोस्टेट कहीं हमारे स्विचेस के साथ ओवरलैप ना कर जाएं। ये हो गया हमारी लाइट की ड्राइंग से एसी का ताल्लुक़। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी पावर की ड्राइंग। पावर की ड्राइंग में हमारी जितनी भी एसी की मशीन्स होती हैं मैक्सिमम उन सभी को पावर चाहिए होती है। पावर इन सेंस बिजली चाहिए होती है, इसको हम पावर ही बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसी की ड्राइंग में से एसी की मशीन्स को कॉपी करते हैं, अपनी पावर की ड्राइंग में पेस्ट करते हैं। हर एसी मशीन का एक नंबर होता है जिसके हिसाब से उसकी एक शेड्यूल होता है। उसे आप स्पेसिफिकेशन शेड्यूल भी कह सकते हैं, शेड्यूल ऑफ इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि इस मशीन को इतनी पावर चाहिए या किसी मशीन को बिल्कुल भी पावर नहीं चाहिए। तो फिर जो मशीनें जिनको पावर चाहिए होती है हम उन्हें अपनी पावर की ड्राइंग में सुपर इम्पोज करके रखते हैं। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ होती है, वो होती है एसी की डक्ट्स। डक्ट्स वो डक्ट आप को समझा उन लोगों को समझाने के लिए जो डक्ट को नहीं समझ ले, ये कुछ इस तरह का मटेरियल होता है जैसे अब अगर किसी भी बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में गए होंगे तो आपने देखा होगा ये जो जस्ती पेटियां हमारी तरफ इस्तेमाल होती हैं, नॉर्मली ट्रंक्स बने होते हैं, उसी से मिलते जुलते मटेरियल की होती हैं और इसके अंदर से हवा गुज़र रही होती है। इस चीज़ को हम डक्ट कहते हैं। ये मैंने एग्जांपल उन लोगों के लिए दी है जिनके लिए HVAC सर्विस बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो डक्ट्स होती हैं ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रन कर रही होती हैं, लगी होती हैं जिस लेवल पे हमारी पावर की, इलेक्ट्रिकल की या लो करंट सिस्टम की केबल ट्रे रन कर रही होती है। तो हमने ये भी ख्याल रखना होता है कि कहीं हमारी केबल ट्रे इनके साथ ओवरलैप ना कर जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये हमारे सामने लीजेंड्स हैं। लीजेंड्स में उन्होंने बताया है कि ये जहाँ पर इस कलर की लाइन लगी होगी उसका मतलब है वो सप्लाई एयर डक्ट है। डक्ट की एक किस्म रिटर्न एयर डक्ट, एग्जॉस्ट एयर डक्ट, ये फ्रेश एयर डक्ट, किचन एग्जॉस्ट एयर डक्ट। हमें इन चीज़ों को एक बार पढ़ लें और जहन में रखिएगा कि इस चीज़ का मकसद ये होता है। लीजेंड्स हर किसी भी सर्विस में
लीजेंड्स सबसे पहली चीज़ होती है जो आपने देखने होते हैं। अब आगे आ जाते हैं रजिस्टर्स और डिफ्यूज़र्स। रजिस्टर्स और ग्रिल्स ये एक ही चीज़ के दो नाम आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन्हें रजिस्टर भी कहा जा सकता है, इन्हें ग्रिल भी कहा जा सकता है। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारी की सारी डिफ्यूज़र्स जो आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के हैं। एक एक को डिस्कस करने गया तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं एक शॉर्ट सा रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें लाइट की ड्राइंग की कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए हैं। और स्प्लिट एसी, इन्होंने सिर्फ एक एसी बताया है, ये कई तरह के होते हैं। तो हम जब प्लान स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये टेंडर ड्राइंग्स हैं। टेंडर ड्राइंग्स में कंसल्टेंट अक्सर डिज़ाइन बनाते वक्त बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर इग्नोर नहीं कर सकता। बहरहाल हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी का बटन दबाया है। कॉपी बेस की ऑप्शन आ गई है। अब मैं इन कमांड्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऑलरेडी ये सारी कमांड्स मैं अपनी एक दूसरी पैरेलल प्ले लिस्ट बना रहा हूँ ऑटोकैड के हवाले से, जिसमें मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली ये जो प्ले लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई हैं जिन्हें ऑलरेडी मैंने काफ़ी हद तक ट्रेन किया हुआ है। उनके लिए ये कमांड्स नहीं हैं। ओके, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मॉडल स्पेस में आके इसको कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि इसका साइज़ और इसका साइज़ बहुत फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि हमारी ये ड्राइंग मिलीमीटर्स में बनी है, हमारी लेआउट बनी हुई है मीटर्स में। हम इसे स्केल करते हैं। सेलेक्ट किया और स्केल का फैक्टर 100 टाइम्स बड़ा कर दिया। और ये अब हम इसको इजीली देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे अब हम अपनी ड्राइंग के यूनिट्स चेक करेंगे। ये यूनिट्स मिलीमीटर ही में रहने चाहिए। इसको हमने इंटरनेशनल कर दिया। अब हमने अपनी ड्राइंग का एक बेस पॉइंट 000 के ऊपर सेट करना है। 000 ये मैंने एक लाइन लगाई। एक्सिस या ग्रिड की इंटरसेक्शन को मैं अब मूव करूँगा। इसको मैंने यहाँ से इंटरसेक्शन से पिक किया और इसके एंड पॉइंट पर ले गया। यूजली ये हम डायरेक्ट 000 कोमा करें तो भी ये मूव हो जाता है, मगर इस प्रोजेक्ट के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको मैनुअली मूव कर रहे हैं। एक्सरफ की कमांड दूंगा, चेक करूंगा कोई मिसिंग एक्सरफ ऐसा है जो अटैच करने की ज़रूरत है। अगर नहीं तो जो कुछ भी है उसको मैं डी अटैच कर दूंगा। थोड़ा सा सिस्टम टाइम ले रहा है। ओके, ये हमने डी अटैच कर दिया। अब हमारी ड्राइंग में जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन है ये हम करने के लिए तैयार हैं। अब हम चाहें तो अपनी ड्राइंग को ऐसे ही डायरेक्ट अपनी इस फाइल के अंदर एक्सरफ कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। मैंने एक्सरफ की कमांड दी, अटैच ड्राइंग में गया। इसके बाद जो भी मेरी लोकेशन है मैं उस लोकेशन के ऊपर जाऊँगा और उस ड्राइंग को लोड करूँगा। प्रोजेक्ट 100, यहाँ पे मैं एक्सरफ में गया, एसी एक्सरफ, और इस फाइल को मैंने यहाँ से डायरेक्टली एक्सरफ कर दिया। इसको ओवरले ये 00 एवरीथिंग इज़ ऑल राइट और इसको ओके कर दिया। ये देखें ये सुपर इम्पोज हो चुका है। अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ है क्या नहीं। जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, अनलोड करूँगा और वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये ख़त्म करने का साइड इफ़ेक्ट मुझे क्या आ रहा है कि मेरे एसी यूनिट्स भी यहाँ से चले गए हैं, जबकि एसी यूनिट्स मेरी पावर ड्राइंग में परमानेंटली रहने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके जो चीज़ें मुझे अपनी ड्राइंग में परमानेंट रखनी है उनको एक स्पेसिफ़िक लेयर में कन्वर्ट कर दूँगा और जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उनको मैं ओपन रहने दूँगा। जैसा कि मैंने बताया है कि लाइट की ड्राइंग के लिए हमें सारे डिफ्यूज़र्स, सारी ग्रिल्स चाहिए। पावर की ड्राइंग के लिए एसी मशीन्स चाहिए, तो इनको मैं स्पेसिफ़िक लेयर्स में जाके कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मेरी एक टेम्पलेट है जिसमें मैंने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज जिन पे मैं काम करता हूँ उन सब के लिए मैंने लेयर्स बना के रखी हैं। इससे मुझे बार बार लेयर्स बनानी नहीं पड़ती। मैं एक बार कॉपी करता हूँ, ये लेयर्स अपनी प्रॉपर्टी के साथ दूसरी ड्राइंग में चली जाती हैं। इन सबको मैंने कॉपी किया, एसी एक्सरफ में गया और यहाँ पर जाके इनको पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने एक लेयर बनाई है इक्विपमेंट एसी, मतलब जिस तरह का मर्ज़ी एसी यूनिट होगा वो इस लेयर में रहेगा। और ये है कंडेंसिंग यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं एसी यूनिट और कंडेंसिंग यूनिट की। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम देखते हैं कहीं पे हमें ये एग्जांपल मिल जाए तो ये देखें, ये देखें कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक स्प्लिट यूनिट लगा है। ये मेरी एसी मशीन है और ये इसका टैग है स्प्लिट यूनिट ग्राउंड फ्लोर 1। और ये इससे मेरे
पाइप्स निकल रहे हैं, इनको हम रेफ्रिजरेंट पाइप्स कहते हैं। ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले मिनी स्प्लिट यूनिट जैसा सिस्टम है कि इंडोर यूनिट घर के अंदर लगता है, उसे हम इंडोर यूनिट या मिनी स्प्लिट भी कहते हैं। और उसका एक आउटडोर यूनिट होता है जो कि बेसिकली कंडेंसिंग यूनिट होता है। ये या तो घर से बाहर दीवार पे या छत के ऊपर रखा जाता है और उनके बीच में जो पाइप लगाए जाते हैं उन्हें हम रेफ्रिजरेंट पाइप्स कहते हैं। तो ये कंडेंसिंग यूनिट अलग तरह का यूनिट है। बैरून मुल्क दुबई के अंदर स्टैंडर्ड इस तरह से है कि हम आउटडोर यूनिट को पावर देते हैं, इंडोर यूनिट को पावर नहीं देने देते। इनके आपस में कनेक्शन ऐसे होते हैं कि एक को पावर मिल जाए तो वो दोनों में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर हम इंडोर यूनिट को पावर देते हैं, आउटडोर यूनिट को पावर नहीं देते, और वो पावर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दोनों के दरमियान में। तो मैंने कंडेंसिंग यूनिट के लिए अलग लेयर बनाई है, एसी यूनिट के लिए अलग लेयर बनाई हुई है। हम ले आइसोलेट की कमांड देते हैं, एसी यूनिट्स को भी आइसोलेट किया और इसके अलावा ये एसी यूनिट्स हैं इन्हें भी आइसोलेट कर दिया। अब मैच प्रॉपर्टी करता हूँ, इस यूनिट को इसी लेयर में किया, इस यूनिट को भी इसी लेयर में किया। इसकी शेप बता रही है कि ये कंडेंसिंग यूनिट है, लिहाजा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये भी इंडोर यूनिट है, ये भी इंडोर यूनिट है, ये कंडेंसिंग यूनिट है, ये इंडोर यूनिट है और ये इंडोर यूनिट है। मैंने अपने सारे इंडोर यूनिट्स को अभी इस लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टीज़ में बता रहा है कि इक्विपमेंट एसी की लेयर में जा चुका है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ इसी वजह से चेंज नहीं हो रही कि ये कवर लेयर है, ब्लॉक के अंदर कोई और लेयर है। मोस्टली लोगों जो कि ऑटोकैड को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानते वो क्या करते हैं, वो हर ब्लॉक के लिए एक सेपरेट लेयर बनाते हैं। असूली तौर पे तरीक़ाकार भी यही होता है, मगर ब्लॉक का स्टैंडर्ड ये है कि हर ब्लॉक ज़ीरो लेयर में होना चाहिए और कवर लेयर में आप वो लेयर दे दें जो कि उस ब्लॉक के लिए आपने बनाई है। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाके इसकी लेयर को यहाँ से होम पे गए और ज़ीरो सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़ीरो टाइप किया, ज़ीरो लेयर आ गई। चूँकि लेयर्स बंद थी मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसका कलर बाय लेयर किया। ये बीच में कुछ ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को मैंने सेलेक्ट सिमिलर किया, एक्सप्लोड किया और इनको भी मैच प्रॉपर्टीज़ कर दिया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो ये देखिए ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली इसी लेयर में चला गया और ये लेयर्स इस वजह से ऑन हो गई हैं क्योंकि मैंने ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ में से सारी लेयर्स को ऑन कर दिया था। अब हम दोबारा से लेयर्स आइसोलेट करते हैं, ये और ये। अब देखें मेरे जितने एसी यूनिट्स थे इंडोर सारे के सारे अपनी लेयर के अंदर जा चुके हैं। अब इसके साथ एक दूसरा है, ये है टैग। इस टैग को हम कहते हैं इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। ये हमें बता रहा है कि इसका मॉडल नंबर है स्प्लिट यूनिट ग्राउंड 1। तो हम इसको भी सेम लेयर में कन्वर्ट करेंगे। ये सेम लेयर में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो हम इसको सिंपली BURST बर्स्ट कर देंगे। बर्स्ट करने की वजह यह है कि ये एट्रीब्यूट ब्लॉक है, नॉर्मल ब्लॉक नहीं है। इसके बाद हम इनको दोबारा से आइसोलेट करते हैं और इसको सिंपली इसके साथ मैच प्रॉपर्टीज़ कर देंगे ताकि वो सेम लेयर के अंदर चला जाए। ये जितने भी हैं मैं सेलेक्ट सिमिलर करके इन सबको बर्स्ट कर देता हूँ। बर्स्ट करने से ये होता है कि एट्रीब्यूट ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती और वो एक्सप्लोड भी हो जाता है। ओके, ये भी स्प्लिट यूनिट में चला गया, ये भी स्प्लिट यूनिट की लेयर के अंदर चला गया। इसके अलावा ये भी स्प्लिट यूनिट की लेयर में चला गया और ये भी हमारा इसी की लेयर के अंदर चला गया और ये भी हमने लेयर ऑन की। अब हम देखते हैं हमारे कंडेंसिंग यूनिट्स को। अब मैं इसको आइसोलेट करता हूँ और साथ में इधर से कंडेंसिंग यूनिट की लेयर को आइसोलेट किया जो मैंने बनाई थी। मैं इसको इस लेयर में मैच प्रॉपर्टीज़ करता हूँ। चूँकि ये ज़ीरो लेयर में बना है इसलिए इसने अपनी प्रॉपर्टीज़ बदल ली हैं और इसको भी मैच प्रॉपर्टीज़ कर दिया। यहाँ पे इसको, यहाँ पर इसको भी मैच प्रॉपर्टीज़ कर दिया। अब मैं लेयर्स ऑन करता हूँ। लेयर ऑन करके देख रहा हूँ कि इसके साथ एक एरो भी लगा है। मैं इसे डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ। इस एरो की मुझे ज़रूरत नहीं, इस लाइन की ज़रूरत नहीं और ये सब मैं ज़ीरो लेयर में बाय लेयर कर देता हूँ। मेरे कंडेंसिंग यूनिट्स भी उस लेयर में चले गए जिस लेयर में मैं चाहता था। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे इस एसी यूनिट के अंदर एक टेक्स्ट है DDP। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे से कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ और इसको सिंपली ख़त्म कर देता हूँ। ये एरो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इस एरो को भी मैंने डिलीट कर दिया।
अब मैं देखता हूँ कोई और ऐसी चीज़ है जिसको कि मैंने चेंज करना था, जिसे बिजली चाहिए हो। तो यहाँ पर ये एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है। ये एग्जॉस्ट फ़ैन दो तरह के होते हैं। एक एग्जॉस्ट फैन वो होते हैं जो वॉल माउंटेड होते हैं, इन्हें हम लाइट की ड्राइंग में दिखाते हैं। और कुछ एग्जॉस्ट फ़ैन ऐसे होते हैं जो हम रूफ़ या पार्किंग में लगाते हैं, हैवी एग्जॉस्ट फ़ैन होते हैं। ये अलग टाइप के होते हैं। मैंने इन दोनों के लिए अलग से लेयर्स बनाई हैं। ये नॉर्मल एग्जॉस्ट फ़ैन, ये हैवी एग्जॉस्ट फ़ैन है और ये नॉर्मल एग्जॉस्ट फ़ैन है। तो मैं इसको इस लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और आ गया। दोबारा बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप मेरे तरीके से मुत्तफ़िक हों, ये मेरा तरीक़ाकार है। आप चाहें तो अलग तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सहूलत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, इस टेक्स्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एग्जॉस्ट फैन की लोकेशन चाहिए थी। इस पर डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। इस एरो की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी और सिंपली ये सेव हो गया। अब हमने देखना है क्या कहीं और पे कोई एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, एक और एग्जॉस्ट फैन। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा गार्बेज रूम है, इसके साथ है। हम सेम करेंगे। ये देखें दोनों का एक ही नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक नंबर है, बेसिकली ये मॉडल नंबर है। ये दो तरह से नंबरिंग हो सकती है, या तो हम मॉडल नंबर दे सकते हैं या फिर हम हर एक का बाकायदा सीक्वेंस के साथ नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। इन्होंने मॉडल्स के हिसाब से नंबर दिए हैं। अब जो चीज़ें हमें पावर की ड्राइंग के लिए चाहिए थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने कॉपी कर ली हैं, लेयर्स में कन्वर्ट कर दी हैं। अब बात आ जाती है उन चीज़ों के लिए जिनको कि हमने लाइट की ड्राइंग में डालना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ मज़ीद बता दूँ, ये FD का मतलब होता है फायर डैम्पर। डैम्पर कई तरह के होते हैं, लेकिन जिसके साथ MD या MSFD लिखा हो, मतलब मोटराइज डैम्पर या फिर मोटराइज फायर स्मोक डैम्पर, इन शॉर्ट जिस डैम्पर के साथ लिखा हो मोटराइज्ड, वो डैम्पर हमें पावर की ड्राइंग में कॉपी करना होता है। उसको समटाइम पावर चाहिए होती है, समटाइम वो फायर अलार्म सिस्टम के थ्रू चलता है। दोनों केसेस में हमें उसकी ज़रूरत होती है। अब हम डिफ्यूज़र्स को लेयर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ग्रिल्स की। तो मैंने ग्रिल्स के लिए कोई लेयर बनाई है, तो ये देखें मेरी एक लेयर है डिफ्यूज़र सीलिंग, एक है डिफ्यूज़र वॉल। जिस तरह का मर्ज़ी डिफ्यूज़र ग्रिल हो, हम इसी वॉल की लेयर में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बाई लेयर चूँकि नहीं था, इसलिए हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करके मैं इसे यहीं पर ले जाता हूँ और एक्सप्लोड कर देता हूँ। एक्सप्लोड करने के बाद मैं इसकी लेयर को आइसोलेट कर देता हूँ। अब आइसोलेट करने के बाद हम इसको डबल क्लिक करते हैं। इसे, इस एरो की हमें ज़रूरत नहीं, चाहे तो रख सकते हैं। चलें, हम इस एरो को डिलीट नहीं करते, सिर्फ एक्सप्लोड करके रख लेंगे। रीज़न उसकी ये है कि ये हमारे काम आ सकता है इन दिस केस, अगर हमें हमारा ध्यान ना पड़े, यह दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक डिफ्यूज़र था। इसकी लेयर चेंज हो चुकी। सेम वे हम इसकी लेयर को भी चेंज करेंगे। इस पर भी डबल क्लिक किया, इसी तरह इसको भी एक्सप्लोड किया, इन सब को बाई लेयर किया। बाई लेयर करने के बाद इनकी कवर लेयर 0 कर दी। रिटर्न डिफ्यूज़र है, रिटर्न ग्रिल है, सप्लाई ग्रिल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, अब हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि हर ग्रिल का अलग साइज़ होता है, तो हर ग्रिल का ब्लॉक भी इस वजह से अलग अलग ही बना होगा। ये हमें 1 बाय 1 हर एक ग्रिल को एडिट करना पड़ सकता है, जैसा कि यहाँ पर है। हम चाहें तो इनको एक्सप्लोड भी कर सकते हैं, चाहें तो एक्सप्लोड ना करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ पसंद है। मुझे एक्सप्लोड करना पसंद नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लोड नहीं कर रहा। या एक्चुअली चेंज हो चुकी है, तो चलिए हम इसको सिंपली आइसोलेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई थी, ये मेरी लेयर है, और ये ऑलरेडी चूँकि अपनी बाई लेयर में जा चुका है, इसलिए मैं इनको सिंपली आइसोलेट करता हूँ। आइसोलेट करके ये मेरी करंट लेयर है, इसे यहाँ पर चेंज किया, इसे यहाँ पर चेंज किया। ये बाय मिस्टेक मुझसे दूसरी लेयर में चला गया, इसको मैं दोबारा इसी की लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। ये दोबारा से अपनी लेयर में आ गया। अब हमने देखना है कहीं और पे मौजूद है, बिल्कुल यहाँ पर लगे हैं, हमने इसको भी चेंज कर दिया। अब तकरीबन हमारे पास जितनी ग्रिल्स थी हमने उनको चेंज कर दिया है। अगर हमें कहीं और पे कोई दूसरी वॉल ग्रिल नज़र आई तो हम उसकी लेयर भी चेंज कर देंगे। ये भी ऑलरेडी चेंज्ड है। अब बारी आ जाती है हमारे सीलिंग डिफ्यूज़र्स की, जो भी हमने लगाए थे। तो ये हमारे सीलिंग डिफ्यूज़र्स हैं या ग्रिल्स, दूसरी लेयर में बनेंगे। हम सिंपली इसकी लेयर को भी
कॉपी करके एक्सप्लोड कर देते हैं ताकि ये इजीली आइसोलेट हो जाएं जब हमने इन्हें आइसोलेट करना हो। अंडू करते हैं, ओके। अब एक्सप्लोड करते हैं, इसको भी आइसोलेट किया और यहाँ से इस लेयर को भी आइसोलेट किया। मैच प्रॉपर्टीज़ करके हम सबसे पहले इन सब की कवर लेयर को चेंज कर देते हैं। अब बारी बारी करके हम हर ब्लॉक को एडिट करेंगे। अब ये इसके अंदर जो सॉलिड हैच है इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इस सॉलिड हैच को मैंने डिलीट किया, इसे बाई लेयर किया। ये लेयर ज़ीरो रहनी चाहिए, अगर ये लेयर ज़ीरो है तो ये ऑटोमेटिकली अब इस लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम केस मैंने यहाँ पे करना है। एक बार फिर से मैं इसकी कवर लेयर को चेंज करता हूँ। ओके, ये एक्चुअली लेयर बनी ही नहीं है, मुझे ये लेयर दोबारा से यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ऑल्ट एन, ये लेयर मैंने दोबारा से बनाई, इसका कलर 112, इसे अपनी करंट लेयर में चेंज कर देते हैं, CL। अभी ये जो मेरे सप्लाई डिफ्यूज़र से ये तो चेंज हो गए, अब इसके ब्लॉक को चेंज करने की ज़रूरत है। इस पर डबल क्लिक किया, ये ब्लॉक का हिस्सा दिखा रहा है, मुझे इसको इस ब्लॉक से बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को ज़ीरो लेयर में कर दूं, बाई लेयर, और ये ज़ीरो। इसको मैंने सेव किया, लेयर्स को ऑन किया, इस ब्लॉक को सेलेक्ट सिमिलर किया, ये ब्लॉक जहाँ पर भी था और उसे एक्सप्लोड कर दिया। अब ब्लॉक के अंदर ये इस तरह पड़ा है और इसको मैं सिंपली इसके साथ अब मैच कर दूंगा दोबारा से। इसे मैंने अपनी करंट लेयर के अंदर डायरेक्टली चेंज कर दिया, ये भी चेंज हो गया और इसके अलावा ये भी सिंपली चेंज हो गया। इसे भी करंट लेयर में मैंने चेंज कर दिया। अब ऑलमोस्ट वो हर चीज़ तैयार हो चुकी है जो कि मुझे चाहिए थी। मैं एक बार लेयर्स ऑफ करके इसको वेरीफाई करूँगा। ले ऑफ की कमांड दी मैंने, AC मशीन्स, कंडेंसिंग यूनिट्स, डिफ्यूज़र्स दोनों तरह के, और फैंस, इनको चेंज किया था। और अब मुझे बस क्रॉस चेक करना है कि कहीं पे कोई ग्रिल, कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो कि लेयर में कन्वर्ट नहीं हुई थी। तो अप्रॉक्सीमेटली हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है स्वाय एक पॉइंट के, और वो जो एक पॉइंट है वो यहाँ पर है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये यूनिट का था, और इसे मिटा दिया। दैट्स इट। अब ये मेरी ड्राइंग एक्सरफ के लिए रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे पर्ज और ऑडिट करता हूँ और इसके बाद मैं अपनी डायरेक्ट एक्सरफ की फ़ाइल में जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लोड की थी। इधर थोड़ी ही देर में मुझे एक्सरफ का मैसेज आ जाएगा अपलोड करने का, नहीं तो मैं यहाँ पर जाके डायरेक्टली इसको रीलोड कर सकता हूँ। रीलोड किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन सब की प्रॉपर्टीज़ बदल गई हैं। अब मैं लेयर्स में जाता हूँ एक्सरफ के अंदर, और एक्सरफ में मैं AC के एक्सरफ के अंदर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देख लें कि ये लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अब ये मेरा काम बेहद आसान हो चुका है। अब क्या करना होगा कि ये मेरे पास पूरी ड्राइंग मौजूद है और मैं डायरेक्ट इधर एक्सरफ के अंदर जाता हूँ, ले आइसोलेट करता हूँ। ले आइसोलेट किया, इस पॉइंट को, 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 और ये चौथे नंबर पे मेरा वो वॉल डिफ्यूज़र था। ये सारे के सारे आइसोलेट हो गए। इन्हें Ctrl+Shift+C किया और सिंपली 0 0 करके कॉपी कर लिया। कॉपी करूँगा तो ये सारी चीज़ें मेरी ड्राइंग में इम्पोज हो जाएंगी। और मुझे याद आया कि मुझे सिर्फ लाइट की ड्राइंग के लिए इनमें से फ़ैन के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों को सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है। Ctrl+Shift+C 0 0 0, और ये फ़ैन मैंने कॉपी किया और ये फ़ैन मैंने कॉपी किया। ऑलराइट, अब मैं लाइट के ड्राइंग में गया, सिंपली इन्हें जाके पेस्ट किया 0 0 0 पर, क्योंकि ये मेरा बेस पॉइंट बन चुका था। ये एग्जैक्टली उसी जगह पर आए हैं। ये देखें, अगर मैं इसको डबल डिलीट कर भी दूं तो नीचे मेरा एक्सरफ पड़ा हुआ है। अब अगर जब मैं लाइट की ड्राइंग बना रहा हूँ, मुझे जहाँ जहाँ पे कोऑर्डिनेशन करनी है पॉइंट मेरे पास हैं। वंस मेरी कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक्सरफ में जाऊँगा और इसको अनलोड कर दूँगा।
अनलोड करने के बाद एसी मेरी नज़रों से गायब हो गया, लेकिन जो फ़ैन मैं कॉपी करके लाया था वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। सेम इसी तरह अगर ये मेरी पावर की ड्राइंग होती, सपोज़ ये मेरी पावर की ड्राइंग है, मैं यहाँ पे फ़ैन्स की लेयर को ऑफ़ कर देता हूँ और एसी को रीलोड करता हूँ और इसके बाद मैं एसी की ड्राइंग में चला जाता हूँ दोबारा से। और यहाँ पे मैं आइसोलेट करता हूँ इंडोर यूनिट्स को और मेरे आउटडोर यूनिट्स को, और इन्हें मैंने कॉपी कर लिया बेस पॉइंट 000 दे के। ऑलराइट, ये कॉपी करने के लिए बेस पॉइंट के साथ मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबा रहा हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी, सपोज़ ये मेरी लाइट की नहीं पावर की ड्राइंग है, और इधर आके कंट्रोल वी दबाऊँगा। कंट्रोल वी के बाद वो मुझसे पूछ रहा है बेस पॉइंट बताओ 000। ये मैंने बेस पॉइंट दिए, और अब मेरा पावर का जो भी काम करना था ख़त्म हो चुका है। अब मुझे इस एसी के एक ज़रफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं इसको सिंपली अनलोड करूँगा तो ये देखें एसी मशीन्स मेरे पास पड़ी रह चुकी हैं। तो इस तरह से ये चीज़ हमारे बेपनाह काम आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई बात समझ में ना आई हुई हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।